हेलो फ्रेंड, जीके एपेक्स में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक भौत की सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। यदि अभी तक उन दोनों पार्ट को नहीं देखे तो कृपया देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटे। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटे होती है। यह उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? इसका राइट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कई बार एग्जाम में यह किलोमीटर में दिया हुआ रहता है। किलोमीटर में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। अतः इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखिए। मीटर में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म चुनें। यहाँ पर एक में खोजकर्ता का नाम गलत दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है, एक्स किरण की खोज डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने किया है। यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, पराबैंगनी किरणें की खोज जोहान रिटर ने किया है। यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, गामा किरणें की खोज हेनरी बेक्रेल ने किया है। यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, दृश्य किरणें की खोज विलियम हर्शल ने किया है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दृश्य किरणें की खोज आइजैक न्यूटन ने किया था, जबकि विलियम हर्शल ने औरत किरणें की खोज किया था। इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्जा संरक्षण पर। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गामा किरणें। कोबाल्ट 60 से गामा किरणें उत्सर्जित होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग विकिरण चिकित्सा में होता है। गामा किरणें की खोज हेनरी बेक्रेल ने किया था। अगला प्रश्न है, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों किनारों पर। चुंबकीय शक्ति दोनों किनारों पर सर्वाधिक होती है, जबकि मध्य में सबसे कम होती है। अतः इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से निर्मित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरम लोहा। अस्थायी चुंबक का निर्माण नरम लोहे से होता है। मुख्य रूप से चुंबक 3 प्रकार के होते हैं। एक है अस्थायी, जिसका निर्माण नरम लोहा से होता है। सेकंड होता है अस्थायी चुंबक, इसका निर्माण इस्पात से होता है। इसका सिंपल ट्रिक है, आपको अस्थायी से इस्पात जोड़कर याद रखना है। थर्ड होता है प्राकृतिक चुंबक, इसका निर्माण लोहा से होता है। आइए इसे दोबारा रिपीट करते हैं। अस्थायी चुंबक नरम लोहा से बनता है, अस्थायी चुंबक इस्पात से बनता है, जबकि प्राकृतिक चुंबक लोहा से बनता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध E = mc² किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने इसका प्रतिपादन वर्ष 1905 में किया था। यहाँ पर E से होता है गतिज ऊर्जा, M से होता है द्रव्यमान, जबकि C से होता है प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, 80 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति लिफ्ट में जा रहा है। यदि अचानक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार कितना होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 0। यहाँ पर लिफ्ट अचानक टूट जाती है। इसके टूटने से लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति भारहीनता महसूस करता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का भार 0 होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस का आधे भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसकी चमक कम हो जाएगी। जब किसी लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढक दिया जाए, ऐसी स्थिति में उस वस्तु के प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाना किस संभावना को प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंधी आएगी। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में आंधी आने की संभावना होती है। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। थर्ड प्रश्न है कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर की ओर जाता है तो ऐसी स्थिति में मौसम साफ होगा। अतः इन तीनों प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिल्म। जिस प्रकार आँख की रेटिना में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक उसी प्रकार कैमरा के फिल्म में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
कैमरे का फिल्म सिल्वर ब्रोमाइड का बना होता है। फोटोग्राफी फिल्म में हाइपो के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। चलिए कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। जब किसी वस्तु की प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर बनता है तो वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब केवल 1/10 सेकंड के लिए रहता है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आइंस्टीन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आइंस्टीन ने सापेक्षिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। साथ ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत से किया था। बाद में आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। यदि प्रश्न में आ जाए कि आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो उसका आंसर प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, न कि सापेक्षिकता का सिद्धांत। अतः इस प्रश्न को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुपर कंडक्टर की चालकता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनंत। सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता या दृष्टि विस्मय के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द्विफोकस लेंस। इस दोष को ठीक करने के लिए द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को यह दोष हो जाता है तो उस व्यक्ति को उधर दिशा की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, जबकि समानांतर की वस्तु को आराम से देख सकता है। यहाँ से 4 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। आइए से इस प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन लेंस। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अतः निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस। इसके माध्यम से दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। इसमें दूर की वस्तु तो दिखाई पड़ती है, परंतु नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष में केवल एक को याद रखिए। यदि एक को याद रखते हैं तो दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बेलनाकार लेंस। इसके माध्यम से जरा दृष्टि दोष ठीक किया जाता है। यह दोष मुख्य रूप से ओल्ड एज में होता है। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन एवं दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अपकेंद्रन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से केंद्र की ओर बल लगता है। अतः इस सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन एवं दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक का निर्माण किससे होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तांबा से। तड़ित चालक का निर्माण तांबा से होता है। यह मुख्य रूप से बड़े बड़े बिल्डिंग को आकाशीय बिजली से बचाता है। इसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इस प्रश्न को टिप्स के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर तड़ित का पहला अक्षर त है तथा तांबा का पहला अक्षर त है। अतः आपको तड़ित से तांबा को याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आवेश रहित होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्स किरणें। एक्स किरणें पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। इस किरण की खोज डब्ल्यू.सी. रोन्टगन ने किया था। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निमग्न वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोनार। समुद्र के अंदर निमग्न वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, त्वरण से संबंधित सूत्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। त्वरण बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है। यहाँ पर त्वरण को ए से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर यू वस्तु का प्रारंभिक वेग है, भी वस्तु का अंतिम वेग है, जबकि टी वस्तु द्वारा लिया गया समय है। एग्जाम में इसे दूसरे माध्यम से पूछ सकता है। आपको सिर्फ याद रखना है भी बराबर यू प्लस ए टी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। रॉकेट न्यूटन का तीसरा नियम पर कार्य करता है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु पीछे की ओर धक्का देता है, वैसी स्थिति में वह वस्तु आगे की ओर बढ़ेगा। इसी को कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। चलिए यहाँ से कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट है न्यूटन का दूसरा नियम। कोई व्यक्ति गेंद को कैच करते समय पीछे की ओर खींच लेता है। ऐसा करने से उस व्यक्ति को चोट लगने की संभावना कम होती है। यह एग्जाम्पल न्यूटन के दूसरा नियम से संबंधित है। न्यूटन के तीसरा नियम से संबंधित कुछ अन्य उदाहरण को भी समझते हैं। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। यह एग्जाम्पल न्यूटन के तीसरा नियम से संबंधित है।
अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, किस रंग के तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है। इसी परिकिरणन की वजह से आकाश का रंग नीला होता है। इसके अलावा सुबह में उगते हुए सूरज एवं शाम में डूबते हुए सूरज का रंग लाल दिखाई देता है। यहाँ पर बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जबकि परिकिरणन सबसे अधिक होता है। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, तराजू या कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी। तराजू या कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अगला प्रश्न है, लेजर का पूर्ण प्रारूप है? यहाँ पर लेजर का फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। लेजर में एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, एस से स्टिमुलेटेड, ई से एमिशन एवं आर से रेडिएशन होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 लेटर को ध्यान में रखिए। पहला एल से लाइट, दूसरा ए से एम्प्लीफिकेशन, तीसरा आर से रेडिएशन। इस माध्यम से इसे आसानी से याद रख सकते हैं। लेजर की खोज टी.एच. मेमन ने किया था। अतः इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखिए। आज का लास्ट प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी बेकुरल। यह सिद्धांत हेनरी बेकुरल के द्वारा खोजा गया था। देखिए, मैरी क्यूरी और हेनरी बेकुरल में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ कि रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत किसने दिया। दूसरा प्रश्न आता है कि रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने किया है। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। इसके अलावा मैरी क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। अतः इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए। साथ ही पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।